मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ब्राजील में डेंस रेन फॉरेस्ट है और नॉर्वे के कुछ हिस्सों में 24 घंटे सूरज दिखाई देता है, कभी 24 घंटे रात। तीन अलग रीजन्स, तीन कम्प्लीटली अलग क्लाइमेट्स। क्या ये सिर्फ ज्योग्राफी का कोइंसिडेंस है? इन सब के पीछे एक ही हिडन सिस्टम काम करता है, अर्थ की वो 5 इनविजिबल हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मैप की लेफ्ट साइड से राइट साइड तक खींची होती हैं। हालांकि ये किसी बॉर्डर की तरह नहीं दिखती, लेकिन ये डिसाइड करती हैं कहाँ डेजर्ट होगा, कहाँ रेन फॉरेस्ट और कहाँ एक्सट्रीम कोल्ड। आखिर कैसे सिर्फ ये 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस अर्थ का क्लाइमेट कंट्रोल करती हैं? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं। अर्थ पर दो तरीके की इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस और दूसरी वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड्स और वर्टिकल लाइंस को कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में ग्लोब को सर्कल करती हैं और यही वो लाइंस हैं जो क्लाइमेट डिसाइड करती हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइंस की, जो ऊपर नॉर्थ पोल से लेकर नीचे साउथ पोल तक जाती हैं। ये टाइम जोन और लोकेशन मेजरमेंट के काम आती हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइंस टेम्परेचर और क्लाइमेट का बेस फ्रेमवर्क है और वर्टिकल लाइंस टाइम और एग्जैक्ट लोकेशन का सिस्टम है। आज का फोकस सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस पर होगा, वर्टिकल लाइंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिकोड करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सिर्फ जे हॉरिजॉन्टल लाइंस क्लाइमेट कैसे डिसाइड कर सकती हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें बेसिक सी फिजिक्स जाननी होगी। अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इस टिल्ट की वजह से सूरज की रेज हर जगह एक जैसे एंगल से नहीं पड़ती। एक एग्जांपल सोचिए, अगर आप टॉर्च को वॉल की साइड शाइन करते हो तो लाइट छोटे और ब्राइट सर्कल में कंसंट्रेट होती है, लेकिन अगर वही लाइट आप टिल्ट करके शाइन करते हो तो लाइट एक बड़े एरिया में स्प्रेड होती है और ब्राइटनेस कम हो जाती है। एनर्जी सेम है लेकिन इंटेंसिटी चेंज हो गई। यही सेम प्रोसेस अर्थ पर होता है। चलिए पहले जानते हैं कौन सी है वो 5 लाइंस। सबसे पहले ये जो बीच वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है और यही वो लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी तो उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगी। जैसे एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, तो जहां नवंबर से लेकर जनवरी तक ठंड होती है, और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के कुछ रीजन सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, तो जहां जून और जुलाई के महीने में ठंड पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इक्वेटर के आसपास सूरज की रेज एकदम सीधी पड़ती हैं, इसलिए सरफेस वहां मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है और वहां साल भर गर्मी और हैवी रेनफॉल होती है। इसलिए इक्वेटर के आसपास आपको मिलते हैं ब्राजील का अमेजोन, अफ्रीका का कोंगो, इंडोनेशिया और मलेशिया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये दुनिया का सबसे पावरफुल क्लाइमेट बेल्ट है। अब रेनफॉल का कनेक्शन समझो। जब सरफेस ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है तो ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है। गर्म हवा हल्की होती है इसलिए वो ऊपर उठती है। जब हवा ऊपर उठती है तो नीचे लो प्रेशर जोन बनता है और उसके बाद ओशियंस की मॉइस्ट हुई हवा उस जगह की तरफ खींची जाती है। ये मॉइस्ट हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है जिससे कंडेंसेशन पैदा होती है और क्लाउड्स बनते हैं। फिर हैवी रेनफॉल होती है। इसी प्रोसेस की वजह से अमेजोन रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है। अच्छे से समझते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इक्वेटर के पास सूरज की रेज एकदम सीधी पड़ती हैं और इसी वजह से जमीन और ओशियंस दोनों हीट एब्जॉर्ब करते हैं। फिर सरफेस के ऊपर वाली हवा भी गर्म होने लगती है। वो गर्म हवा क्या करती है, उसके बाद वो गर्म हवा और एरिया में एक्सपैंड होती है क्योंकि उसका वेट लाइट हो जाता है और वो ऊपर उठने लगती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। जब हवा ऊपर चली जाती है तो नीचे सरफेस पर हवा कम प्रेशर क्रिएट करती है, इसको कहते हैं लो प्रेशर जोन। अब नेचर का एक बेसिक रूल याद रखो, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ओशियंस के ऊपर हवा जनरली मॉइस्ट होती है क्योंकि वाटर कंटिन्यूसली वेपोरेट हो रहा होता है। अब मान लो लैंड एरिया ज्यादा हीट हो गया और फिर वहां लो प्रेशर बन गया, तो ओशियंस के ऊपर का कंपैरेटिवली हाई प्रेशर एरिया अपनी मॉइस्ट हवा को उस लो प्रेशर की तरफ भेज देगा। इसलिए कहते हैं लो प्रेशर हवा को खींचता नहीं बल्कि प्रेशर डिफरेंस हवा को पुश करता है। मॉइस्ट हुई हवा जब लैंड पर आकर ऊपर उठती है, ऊपर टेम्परेचर कम होता है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है और फिर क्लाउड्स बनते हैं। इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं और इसी वजह से अमेजोन रेन फॉरेस्ट हैवी रेनफॉल जोन है। ओशियंस से आने वाली मॉइस्ट हवा विंड्स और मानसून बनाती हैं।
और इसके साथ ही साथ कॉन्गो भी इसी वजह से सुपर वेट रीजन है। मैप के इक्वेटर के थोड़ा ऊपर देखिए, जे हॉरिजॉन्टल लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। सूरज जहां जून के महीने में बिल्कुल सर के ऊपर होता है, इसलिए सनलाइट का एंगल काफी स्टीप होता है और लैंड काफी गर्म हो जाती है। वो इसलिए होता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है। मतलब अर्थ बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी, वो थोड़ी झुकी हुई है। अगर अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट होती तो सूरज हर जगह पर एक ही एंगल से पड़ता। अर्थ सूरज के राउंड ऑर्बिट में घूमती है। हर साल 21 जून के आसपास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ एक्सिस मैक्सिमम टिल्ट होती है सूरज की तरफ। ये दिन जून सोल्स्टाइस कहलाता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मैक्सिमम टिल्ट होती है तो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड्स के रीजन्स में सूरज का एंगल बिल्कुल 90 डिग्री होता है, यानी सूरज बिल्कुल ओवरहेड सीधा सर के ऊपर होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। इक्वेटर पर सूरज साल में 2 बार ओवरहेड होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज सिर्फ जून के टाइम पर ओवरहेड होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले एरियाज को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, जैसे साउथ इंडिया जो 8 डिग्री से लेकर 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में आता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है और जहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल है। यहाँ समर में लैंड काफी गर्म होता है, पर इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्ट हुई विंड्स कंटिन्यूसली लैंड की तरफ आती हैं। जैसा कि हमने समझा, गर्म लैंड के ऊपर आकर हवा ऊपर उठती है और वही लो प्रेशर बनता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस कंडेंसेशन वाला। मॉइस्ट एयर ऊपर जाकर कंडेंस होती है और क्लाउड्स बनते हैं और इसी वजह से मानसून रेनफॉल होती है। और इसी रीजन की वजह से जून और सितंबर के बीच साउथ वेस्ट रेनफॉल होती है। और इसी टाइम पर नॉर्थ इंडिया में भी बारिश देखने को मिलती है, जो कि साउथ इंडिया से ही एक्सटेंड होती है। साउथ इंडिया का ये पैटर्न इक्वेटर के आसपास वाले ट्रॉपिकल एरियाज जैसे ब्राजील और इंडोनेशिया से सिमिलर है। मतलब साउथ इंडिया में ओशियन से मॉइस्चर लैंड तक कंटिन्यूसली आ रहा है। ट्रॉपिकल रेनफॉल पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए साउथ इंडिया फर्टाइल और ग्रीनरी से भरा है। और भी कई रीजन्स हैं इसमें, जैसे मलेशिया, नॉर्दर्न ब्राजील, कोस्टा रिका, पनामा, हॉन्डुरस, जहां बारिश होती है और ये जगह गर्म और ह्यूमिडिटी से भरी है। अब ग्लोबल स्केल पर देखें तो अर्थ पर हवा का एक जायंट सर्कुलेशन सिस्टम है, जिसे हेडली सेल कहते हैं। इसी वजह से साउथ इंडिया, अमेज़न और इंडोनेशिया में साल भर बारिश होती है। ऊपर जाने के बाद हवा ग्रेजुअली ठंडी होती है और फिर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास नीचे गिरती है। नीचे गिरती हुई हवा ड्राई होती है क्योंकि मॉइस्चर पहले ही ऊपर कंडेंस हो चुका होता है और ये क्लाउड्स बनने नहीं देती, जिससे डेजर्ट रीजन्स डेवलप होते हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया और सहारा। यानी डिसेंडिंग ड्राई एयर 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास होती है। जो रीजन्स 30 डिग्री लैटिट्यूड में होंगे, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे सदर्न हेमिस्फीयर, वहां हमको ड्राई एयर देखने को मिलती है। इसे भी अच्छे से समझते हैं कि हवा 30 डिग्री पर क्यों और कैसे गिरती है। इक्वेटर पर सूरज की हीट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वहां की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और फिर वो ऊपर उठ जाती है। फिर वो हवा ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और उसमें वाटर वेपर कंडेंस होता है। मतलब पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं। यही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर क्लाउड्स बनाते हैं और फिर उसका मॉइस्चर बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है। यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन फिर वो हवा क्लाउड्स बनने के बाद भी खत्म नहीं होती, वो कंटिन्यू ऊपर जाती रहती है। फिर वो हवा तब तक काफी ड्राई हो चुकी होती है क्योंकि उससे वाटर वेपर कंडेंस हो चुका होता है और हवा ऊपर जाकर रुकती नहीं। ऊपर एटमॉस्फेयर में जगह लिमिटेड होती है, इसलिए वो हवा नॉर्थ और साउथ की तरफ फैलने लगती है। जैसे जैसे हवा नॉर्थ और साउथ की तरफ बढ़कर इक्वेटर से दूर होती जाती है, वो और ठंडी होती रहती है और ठंडी हवा काफी डेंस और ड्राई हो जाती है। फिर अर्थ की रोटेशन उस हवा की डायरेक्शन को कर्व कर देती है, जिसे हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। धरती लगातार वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, लेकिन हर पॉइंट पर अलग अलग स्पीड से। जैसे इक्वेटर और इसके अंडर आने वाले रीजन्स लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि इसको 24 घंटे में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, लगभग 40,000 किलोमीटर का। और इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेम इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जाकर इसकी स्पीड लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर तक रह जाती है, क्योंकि उन्हें कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। और पोल्स पर जाकर तो ये स्पीड बिल्कुल 0 तक हो जाती है। सोचो, अगर एक सर्कल शेप के ग्राउंड में 3 दोस्त खड़े हैं और स्टार्टिंग लाइन सेम है। फर्स्ट वाला बिल्कुल एज पर खड़ा है, सेकंड वाला सेंटर और एज के बीच, और थर्ड वाला बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। सबके पास 2 मिनट हैं और सबको दौड़कर वही स्टार्टिंग लाइन पर आना है जहां से शुरू किया था। और फर्स्ट वाला जो एज पर खड़ा है उसके पास एरिया ज्यादा है और टाइम सेम,
उसको 2 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो वो बाकी सबसे थोड़ा फास्ट दौड़ेगा। और फिर सेकंड वाले के पास एरिया थोड़ा कम है तो उसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और टाइम सेम है 2 मिनट, तो वो फर्स्ट वाले से ऑब्वियस थोड़ा स्लो भागेगा क्योंकि सबको एक साथ लाइन पर आना है। और थर्ड वाले को तो भागने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो खड़ा ही उसी लाइन पर है, तो उसको डिस्टेंस कवर ही नहीं करना। यही तरीके से धरती रोटेट करती है। फर्स्ट वाला लड़का इक्वेटर है, सेकंड वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, और थर्ड वाला पोल्स जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल में आते हैं। पोल्स के बारे में आगे समझेंगे। अब सोचो इक्वेटर की हवा भी उसी तेज स्पीड से घूम रही है। जब जे हवा ऊपर उठकर नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगती है तो वो अपनी पुरानी तेज स्पीड साथ लेकर जाती है, लेकिन जब वो 30 डिग्री लैटिट्यूड पर पहुंचती है तो वहां की जमीन थोड़ी स्लो घूम रही होती है। इस स्पीड के डिफरेंस की वजह से हवा नॉर्थ और साउथ तक नहीं पहुंच पाती बल्कि साइड में मुड़ जाती है। एक एग्जांपल सोचिए, आप चलती ट्रेन के अंदर खड़े हो, ट्रेन सीधी डायरेक्शन में फास्ट स्पीड से चल रही है। अब आप चलती ट्रेन से बॉल सीधी दरवाजे से प्लेटफॉर्म की तरफ फेंकते हो तो बॉल सीधी नहीं बल्कि थोड़ी कर्व होती हुई जा रही होती है क्योंकि प्लेटफॉर्म की जमीन उस स्पीड से नहीं चल रही होती। हमारे इंडिया में दिल्ली इक्वेटर से दूर है और बेंगलोर इक्वेटर के पास। अगर आप दिल्ली से बेंगलोर की तरफ बॉल फेंकते हो तो वो बॉल बेंगलोर की तरफ आते आते कर्व हो जाएगी क्योंकि बेंगलोर इक्वेटर के पास होने की वजह से ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है और वो आगे निकल जाएगा, बॉल पीछे रह जाएगी। बिल्कुल यही धरती पर भी होता है। इक्वेटर एक फास्ट मूविंग ट्रेन की तरह है और हवा एक बॉल की तरह। इक्वेटर से फास्ट मूव होकर हवा पोल्स की तरफ जाने लगती है। जैसे ही हवा 30 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ जाती है तो नीचे की जमीन स्लो हो जाती है। उसके बाद हवा सीधी नहीं जा पाती और कर्व हो जाती है। इसी कर्व होने को कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड के पास आकर हवा ऊपर एटमॉस्फेयर में जमा होने लगती है और वहाँ हाई प्रेशर जोन बन जाता है। यहीं पर वो हैवी ड्राई एयर ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती है। जब वो हवा नीचे गिरती है तो वो क्लाउड्स बनने नहीं देती, जिससे आसमान साफ रहता है और रेनफॉल 0 हो जाती है। इसी डिसेंडिंग ड्राई एयर की वजह से लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में दुनिया के बड़े डेजर्ट्स हैं, जैसे थार, सहारा, अरेबियन एंड ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स। यानी डेजर्ट्स इसलिए नहीं बनते क्योंकि वहां शुरू से पानी नहीं होता, बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि हवा ऊपर नहीं उठ रही होती, उल्टा नीचे गिर रही होती है। डेजर्ट्स का मेन रीजन है ड्राई एयर। जहां तक तो आप समझ गए होंगे। तो अब फ्लो के बारे में जानते हैं। जहाँ डेजर्ट होता है वहाँ हवा गर्म और ड्राई होती है और सैंड इजिली ऊपर उठती है और आगे फैलती है, जिससे डेजर्ट का एरिया काफी बड़ा होता जाता है। यही रीजन है कि सहारा डेजर्ट आज इतना बड़ा है। लेकिन अगर कोई माउंटेन रेंज वहाँ हो तो वो डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोक सकती है। जैसे इंडिया में अरावली है। अरावली माउंटेन इंडिया के वेस्टर्न रीजन में है। मोस्टली ये राजस्थान से स्टार्ट होकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक जाती है। ये माउंटेन सिर्फ हिल रेंज नहीं बल्कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी हाइट इतनी है जो क्लाउड्स को रोककर राजस्थान के कुछ एरियाज में लिमिटेड रेनफॉल प्रोवाइड कराते हैं। इसके आसपास के एरियाज में रिवर्स और पॉन्ड्स का फ्लो एकदम स्टेबल रहता है। इसके अलावा अरावली माउंटेन्स सैंड और ड्राई एयर के फ्लो को रोक देते हैं। मतलब डेजर्ट का सैंड और ड्राई एयर सीधा नॉर्दर्न प्लेन्स या फर्टाइल एरियाज तक नहीं पहुंच पाता और माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड्स रुकते हैं और रेन होती है। इसी वजह से सराउंडिंग एरियाज में वाटर मिलता है। जब हवा नीचे गिरती है तो वो थोड़ी मॉइस्ट होती है और वो पूरी तरह ड्राई होने से पहले ही अरावली पर गिर जाती है क्योंकि ये माउंटेन बादलों तक जाते हैं और डेजर्ट्स बनने का चांस कम हो जाता है। इसके अलावा माउंटेन्स की वजह से विंड की स्पीड भी कम हो जाती है, इसलिए सॉइल और वेजिटेशन बच जाती है। अगर जे माउंटेन्स नहीं होते तो डेजर्ट का सैंड और ड्राई सॉइल इजीली फर्टाइल एरियाज में स्प्रेड हो जाता। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, अगर अरावली ना होती तो राजस्थान के ईस्ट में आने वाले एरियाज, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा आज डेजर्ट्स बन चुके होते। जमीन फर्टाइल ना बनती, क्रॉप्स उगाना मुश्किल हो जाता और जगह जगह डस्ट स्टॉर्म्स आते। बेसिकली अरावली एक वॉल की तरह काम करती है जो डेजर्टिफिकेशन को रोकती है और प्लेन्स को फर्टाइल रखती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का एरिया अर्थ का टेम्परेट जोन है जो अराउंड 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच स्प्रेड करता है, जहां सनलाइट मॉडरेट एंगल से पड़ती है, ना बहुत डायरेक्ट जैसे इक्वेटर में और ना बहुत स्लैंट जैसे आर्टिक सर्कल में। इस वजह से जहां क्लाइमेट बैलेंस्ड रहता है। टेम्परेट जोन में 4 सीजन होते हैं, समर, स्प्रिंग, ऑटम और विंटर, जो एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए काफी आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। इस जोन में नॉर्थ इंडिया के दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार आते हैं। और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो कॉन्टिनेंटल यूएसए और सदर्न कनाडा, यूरोप के मेजर रीजन्स जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, स्पेन, ईस्ट एशिया में जापान, साउथ कोरिया, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल चाइना और मंगोलिया आते हैं। यहाँ रेनफॉल मॉडरेट होती है और टेम्परेचर एक्सट्रीम नहीं होता, जिस वजह से यही रीजन ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का सेंटर बन गए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाते ही ट्रॉपिकल हैवी रेनफॉल का पैटर्न कम हो जाता है, लेकिन मॉइस्चर और ओशियन विंड्स की वजह से रिवर्स, फॉरेस्ट और फर्टाइल लैंड्स बनती हैं,
जैसे नॉर्थ इंडिया के मॉनसून फेड रीजन्स और जापान के कोस्टल रीजन्स में देखा जा सकता है। यानी टेम्परेट जोन में बैलेंस्ड क्लाइमेट, सीजनल चेंजेस और एग्रीकल्चर फ्रेंडली कंडीशंस ट्रॉपिकल और पोलर एक्सट्रीम्स के बीच का परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं। अब इक्वेटर के नीचे तो आपने देख ही लिया, जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि अर्थ की सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर होती है। और यही वो लाइन है जहां दिसंबर के टाइम सूरज सर के ऊपर होता है, जिसे हम दिसंबर सोल्स्टिस भी कहते हैं। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में साउथ इंडिया में जून के टाइम होता है। इसका इफेक्ट क्लाइमेट पर बिल्कुल वैसा ही पड़ता है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करता है। इक्वेटर के पास हवा ऊपर उठती है और मॉइस्चर कंडेंस होकर रेनफॉल देती है। सदर्न हेमिस्फीयर में भी बिल्कुल वैसा ही पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पर भी मॉइस्चर ओशियन से आ रही होती है और ट्रॉपिकल रेनफॉल देखने को मिलता है, जैसे नॉर्दर्न टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नमीबिया, बोट्सवाना, नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका, जहाँ ब्राजील के कुछ रीजन्स। लेकिन जैसे जैसे हवा 30 डिग्री साउथ के पास नीचे गिरती है, वो डिसेंडिंग ड्राई एयर बन जाती है। और जहाँ जहाँ डिसेंडिंग ड्राई एयर डोमिनेट करती है, वहाँ डेजर्ट्स डेवलप होते हैं, जैसे कलहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका और एटेकेमा डेजर्ट चिली। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ के डेजर्ट्स और ट्रॉपिकल रेनफॉल एरियाज बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ के डेजर्ट्स और मानसून रीजन्स जैसा ही क्लाइमेट पैटर्न फॉलो करते हैं, बस हेमिस्फीयर चेंज हो जाता है। 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री तक सदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेट जोन होता है। यहाँ भी वैसे ही सनलाइट का एंगल मॉडरेट होता है, ना ही काफी डायरेक्ट और ना ही काफी स्लैंट। क्लाइमेट बिल्कुल वैसे ही बैलेंस रहता है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहता है। वैसे ही जहाँ भी 4 सीजन डेवलप होते हैं, स्प्रिंग, समर, एटम और विंटर। टेम्परेट जोन्स में साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया और न्यूजीलैंड के कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स आते हैं। यहाँ भी रेनफॉल मॉडरेट होती है और ओशियन की इन्फ्लुएंस से रिवर्स और फर्टाइल लैंड्स मिलती हैं। यहाँ सूरज कभी बिल्कुल ओवरहेड नहीं होता। टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट के बीच का परफेक्ट बैलेंस देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले एरियाज जो नॉर्थ में पड़ते हैं। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूएस, कनाडा, जापान, सब कुछ सेम है। बस जब नॉर्थ में गर्मी होगी तो साउथ में ठंड होगी, और जब नॉर्थ में ठंड होगी तो साउथ में गर्मी होगी। धरती के सबसे एक्सट्रीम रीजन्स में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, और एंटार्क्टिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। आर्कटिक सर्कल के अंदर आने वाले रीजन्स में आते हैं नॉर्दर्न कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया के नॉर्दर्न पार्ट्स और कुछ यूरोपियन आइलैंड्स। एंटार्क्टिक सर्कल मोस्टली अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट में कवर होता है। ये रीजन्स क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जहां सूरज की रेज बिल्कुल लो एंगल से पड़ती हैं, इसलिए लैंड और ओशियंस ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करते। लो एंगल सनलाइट और हाई लैटिट्यूड की वजह से हवा जनरली कोल्ड, डेंस और हाई प्रेशर होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स जैसी असेंडिंग मॉइस्ट एयर और हैवी रेनफॉल जहां नहीं होती। आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स में भी मोस्टली हवा डिसेंडिंग और ड्राई होती है और ये क्लाउड्स बनने नहीं देती, और इसी वजह से जहां आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, टुंड्रा और एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट्स डेवलप होते हैं। एक और यूनिक फिनोमेना है पोलर डे और पोलर नाइट। अर्थ की एक्सिस 23.5 डिग्री टिल्टेड है, इसलिए आर्कटिक सर्कल में समर के दौरान 24 घंटे सूरज दिखाई देता है, जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है, जबकि एंटार्क्टिक सर्कल में उसके उल्टा 24 घंटे रात होती है। फिर दिसंबर में सिचुएशन उल्टी हो जाती है। आर्कटिक सर्कल में 24 घंटे रात दिखाई देती है और एंटार्क्टिक सर्कल में 24 घंटे दिन रहता है। इस डे नाइट साइकिल की वजह से जहां एक्सट्रीम सीजनल वेरिएशंस डेवलप होते हैं और क्लाइमेट हार्श हो जाता है। और इनके सबसे एक्सट्रीम रीजन्स हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जे पॉइंट्स आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल ऊपर और एंटार्क्टिक सर्कल के बिल्कुल नीचे लोकेट होते हैं, जहां सनलाइट और भी स्लैंट पड़ती है और एनर्जी बिल्कुल मिनिमल है और टेम्परेचर परमानेंटली बिल्कुल लो रहता है। नॉर्थ पोल मोस्टली एंटार्क्टिक ओशियन के आइस कवर में एग्जिस्ट करता है, जबकि साउथ पोल एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में है, जो कि परमानेंट आइस शीट से कवर्ड रहता है। पोल्स में भी एयर डेंस और ड्राई रहती है, क्लाउड्स ऑलमोस्ट नहीं बनते, और साथ ही साथ स्नोफॉल भी बिल्कुल लिमिटेड और सीजनल होती है। यही रीजन है कि ये रीजन्स अर्थ के कोल्ड और हार्श क्लाइमेट जोन्स हैं, यहाँ ह्यूमन सर्वाइवल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। रेनफॉल की बात करें तो आर्कटिक, एंटार्क्टिक और पोल्स में ट्रॉपिकल रीजन्स जैसे रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती। सराउंडिंग ओशियंस का इफेक्ट लिमिटेड है, क्योंकि कोल्ड एयर डेंस होती है और मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाती। इस कॉम्बिनेशन की वजह से आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स और साथ में पोल्स में एक्सट्रीम कोल्ड, लो प्रेसिपिटेशन, आइस डोमिनेटेड लैंडस्केप्स क्रिएट होते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में समझें तो आर्कटिक, एंटार्क्टिक और पोल्स में सूरज की रेज एकदम स्लैंट होती हैं, हवा बिल्कुल डिसेंडिंग और ड्राई होती है, जिसकी वजह से रेनफॉल बिल्कुल जीरो हो जाती है। फिर लैंड मोस्टली आइस और तुंद्रा हो जाती है। ये धरती के कोल्डेस्ट और मोस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट जोन्स हैं और ह्यूमन सर्वाइवल जहां बहुत चैलेंजिंग है। अगर हम धरती का क्लाइमेट सिस्टम देखें तो ये एक एनर्जी फ्रेमवर्क के रूप में समझ आता है। बीच में जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिकल जोन्स जहां सूरज की रेज ऑलमोस्ट
डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए ये हाई एनर्जी जोन है जहां रेनफॉल ज्यादा होती है और गर्मी भी ज्यादा होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और कैप्रिकॉर्न के नीचे टेम्परेट जोन्स हैं जहां सूरज की रेज ऑलमोस्ट मॉडरेट एंगल से पड़ती हैं, इसलिए क्लाइमेट बैलेंस्ड होता है और 4 सीजन डेवलप होते हैं। इसकी वजह से मॉडरेट रेनफॉल और एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड्स देखने को मिलती हैं। एक्सट्रीम लैटिट्यूड्स जैसे आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल जहां सूरज की रेज ऑलमोस्ट स्लैंट होती हैं, एनर्जी मिनिमल होती है और हवा मोस्टली ड्राई होती है। ये लो एनर्जी जोन्स हैं एक्सट्रीम कोल्ड और आइस डोमिनेट करते हैं। ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल लाइंस डिफाइन करता है। वर्टिकल लाइंस भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्लाइमेट का बेस हॉरिजॉन्टली ही डिसाइड होता है। अब सवाल ये उठता है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस क्लाइमेट डिसाइड करती हैं तो वर्टिकल लाइंस का क्या रोल है? ये लाइंस कैसे लॉन्गिट्यूड्स और टाइम जोन्स क्रिएट करती हैं, और कैसे प्राइम मेरिडियन जो कि वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है वो कैसे दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम सेट करता है? ये पूरा सिस्टम भी उतना ही फैसिनेटिंग है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप वर्ल्ड मैप देखें तो सिर्फ कंट्रीज मत देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइंस पर, क्योंकि यही वो लाइंस हैं जो साइलेंटली डिसाइड करती हैं कहाँ डेजर्ट होगा, कहाँ जंगल होगा और कहाँ आइस होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।